राम राम। मैं मोहन पाठक और साथियों आज मैं आपके बीच में फिर से आ गया हूं द विलेज स्टूडेंट यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों कई महीनों बाद आपके बीच में आ रहा हूं और हम शुरू करने वाले हैं एक ऐसी क्लास जो एक ऐतिहासिक क्लास होगी पूरे यूट्यूब के इतिहास में, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाला है कंप्लीट भारतीय अर्थव्यवस्था। लेकिन किस दृष्टि से, तो वो आपको मिलने वाला है वन डे एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मिलेगा, जहाँ पे एक दिवसीय परीक्षाओं में जो 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था से पूछे जाते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपके थियोरी से पूछे जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से अर्थव्यवस्था में पूछ ली जाती है। तो हम आपको वही चीज़ यहाँ पे देंगे। हालांकि अर्थशास्त्र दूसरी चीज़ हो गई और भारतीय अर्थव्यवस्था दूसरी चीज़ हो गई। अगर हम चलिए अब हम परिचय की तरफ चलते हैं। अगर हम अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र एक शास्त्र शब्द जुड़ा है अर्थ के साथ। अर्थ का मतलब होता है धन और धन का शास्त्र, तो धन का शास्त्र एक वैभव शास्त्र होता है, बहुत बृहत होता है, तो वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि आपकी परीक्षा में क्या फंसेगा, आपके एग्ज़ाम में किन चीज़ों की ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। पढ़ने के लिए तो हम यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ सकते हैं और हम और आप मिलके यहाँ पे बहुत सारा वीडियो बना सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर हम यहाँ पे बना सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 चाहे तो 100 लेक्चर भी बना सकते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। हम यहाँ पे अर्थशास्त्र पर PhD नहीं करने आए हैं। हम यहाँ अर्थशास्त्र यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ने आए हैं। हम लोग शास्त्र नहीं पढ़ने आए हैं, हम अर्थव्यवस्था को पढ़ने आए हैं। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बना लीजिएगा कि आपको भारत की अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो चलिए पहले शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। जैसे क्या क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मैं आपको पढ़ा दूंगा बेरोजगारी, गरीबी और जो आपकी पंचवर्षीय योजनाएं थी, और भी कुछ टॉपिक है, समृद्धि, विकास, ये सारी चीज़ें होंगी। इन चीज़ों के साथ साथ हम अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसके परिचय, TTT का फुल फॉर्म, ऐसी चीज़ें जो आपकी परीक्षा में सीधे क्वेश्चन के रूप में फंसती हों। ठीक है, बहुत ज़्यादा बृहत नहीं किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लेक्चर, बहुत ज़्यादा हद्दी हद्दा 10 लेक्चर हम लेंगे। और दोस्तों आप लोग पहले वीडियो से ही नोट्स बनाना शुरू करिएगा। पहली बात, जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप लोग क्या करेंगे कि सिर्फ सुनेंगे, देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को 1 लाइनर क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करा दूंगा। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जो भी उस टॉपिक से बनने वाले होंगे, वो चीज़ें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे। बाकी आप लूसेंट वगैरह बहुत सारी पुस्तकें, घटना चक्र, मतलब ढेर सारी पुस्तकें आपके पास पड़ी होंगी, तो आप उससे रिवीजन करिएगा। सिर्फ मैं आपको वो चीज़ें देना चाहता हूँ जो आपको लगता है कि कोचिंग संस्थानों में आप नहीं जा पा रहे हैं, किसी कोचिंग संस्थान में आप किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कोचिंग संस्थानों में क्या पढ़ाया जाता है एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए। तो एक दिवसीय परीक्षाओं में अगर हम बात करेंगे तो इसमें आपका लेखपाल, यूपी पुलिस, UPSI, फिर उसके बाद आपका सुपर TET, UP TET, CTET, ऐसी जो तमाम परीक्षाएं जो एक दिन में प्रायोजित की जाती हैं, मतलब एक बार में प्रायोजित की जाती है, ऐसी परीक्षाओं के लिए आप देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम हिंदी में लेके चलेंगे। तो ये परिचय के रूप में था, एक तरह से पहला क्लास था, तो इंट्रोडक्शन था। ठीक है, कई दिनों से मैं नहीं था, कई महीनों से मैं चैनल पर नहीं था। हालांकि कुछ वीडियो आप लोगों को मिलते थे तो वो वीडियो पुराने थे, बाकी इधर बीच में मैं थोड़ा व्यस्त था करियर सेट करने के चक्कर में। हालांकि अब हमने पूरा तय कर लिया है कि अब हम शिक्षण ही कार्य करेंगे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ना और पढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी गैर कार्य में नहीं जाया जाएगा। अब मैं सारे सेमिनार
या जो भी चीज़ें हैं सब कुछ अटेंड करना बंद कर दिया हूँ। तो जो कुछ भी आपके दिमाग में कूड़ा कबाड़ा मेरे बारे में भरे पड़े हुए हैं तो उनको आप निकाल दीजिए। अब हम लोग सिर्फ एक दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह, एक छात्र और शिक्षक की तरह रहेंगे और सबके साथ होता है, आपके भी साथ होगा। आपके भी लाइफ में ऐसी चीज़ें आएंगी जब आपको तय करना पड़ेगा कि अब आपको अपने जीवन में क्या करना है। तो मेरे जीवन का ये अद्भुत क्षण था और भगवान की कृपा रही कि बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने से गुजरी और उसमें से मुझे तय करना था कि क्या करना है। तो मैंने ये तय किया कि आप लोगों के ही बीच में रहना है, क्योंकि आप ही लोगों के चलते वो सारी चीज़ें मेरे सामने आईं। जो भी मेरे साथ घटनाएं घटी, सारी चीज़ें आप लोगों के बदौलत या किताब की बदौलत, पढ़ाई के बदौलत हुई। तो जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास ज्ञान है उसको हम लेंगे। तो परिचय के रूप में आज हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं बोर्ड से बिल्कुल हट जाया करूंगा। देखिए अब इस समय बोर्ड आपका बिल्कुल खाली हो गया होगा। इसी तरह मैं पढ़ाता रहूँगा और बोर्ड से हट जाऊँगा जिससे आपको दिखाई देता रहे। अब हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था की। तो भारतीय, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं है तो इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। चलिए, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक देश होता है। क्या होता है? एक देश होता है और इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। देखिए क्या है, ये जो आपका बड़ा सा गोला दिख रहा है ये आपका देश है और इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। अब इनमें बात करेंगे तो पहली चीज़ की हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्पादन, ठीक है। उत्पादन भी 2 प्रकार का होता है। क्या होता है? उत्पादन 2 प्रकार का होता है। वस्तु का उत्पादन होता है और एक सेवा का उत्पादन होता है, ठीक है। सेवा का उत्पादन और एक होता है वस्तु का उत्पादन। अब देखिए, सेवा के उत्पादन की बात करेंगे साथियों, तो जो सेवा का उत्पादन होता है इसमें आप डॉक्टर, इंजीनियर, मेरी तरह अध्यापक, आपकी तरह जो भी आप बनना चाहेंगे, आप किसी भी पद पर जाएंगे, दरोगा, लेखपाल या किसी भी पद पर जाएंगे, अध्यापक बनेंगे, वो सारी चीज़ें आपका किसके अंतर्गत आएगा? सेवा के अंतर्गत आएगा। अब वस्तु की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो वस्तु के अंतर्गत आपका वस्तु आएगी, टीवी, फ्रिज, कूलर, कार, एसी, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सारी चीज़ें आपकी, कपड़े, ये सब आपका वस्तु के अंतर्गत आएगा। तो जितनी चीज़ें मैंने बोली हैं, अगर आपको लिखना हो तो इस तरह से फ्रेम बना के आप अपने नोटबुक में लिखते चलिए। ये होता है ऑनलाइन पढ़ने का तरीका कि हर चीज़ यहाँ पे लिख के नहीं बताई जा सकती है। अब आपको तय करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप नोट बनाएंगे। तो आप शॉर्ट नोट्स, वीडियो है, ऑनलाइन का एक बहुत बढ़िया फ़ायदा है कि वीडियो को रोक कर बैक करके आराम से उसको लिख सकते हैं। तो आप लोग नोट्स बहुत ही ज़रूरी से बनाइएगा, क्योंकि कंप्लीट करवाऊंगा। कंप्लीट, मोहन जब कुछ बोलता है उसको करके दिखाता है। और आप लोग देखिएगा, अब ये सीरीज चल रही है तो इस सीरीज के बीच में आपको एक भी वीडियो अन्य किसी भी चीज़ की नहीं प्राप्त होगी। सिर्फ और सिर्फ आपको लगातार पूरी की पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था 8 वीडियो, 10 वीडियो, जितना भी होगा, 10 वीडियो से ज़्यादा बनाने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। अगर बनाऊँगा भी तो वो आपके क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये आपने लिख लिया होगा। आज मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहला दिन है, बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो आप लोगों से बातें करने का मन कर रहा है, ठीक है। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पुराने वाले जो हैं एक बार कमेंट करिएगा। और पुराने वालों को एक बार दिल से धन्यवाद। कितने दिनों से मैं गायब था, आप लोग बने रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
धन्यवाद। चलिए इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो उत्पादन हो गया वस्तु और सेवा। वस्तु से मतलब एक बात और मैं बता दूंगा, इसको ट्रिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जिसको हम छू सकें। ठीक है, वस्तु को हम छू सकते हैं और सेवा को हम छू नहीं सकते हैं। अध्यापक, देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सेवा कार्य है। पुलिस है, वो आपके लिए सेवा का कार्य करती है। इंजीनियर है, आपके लिए पुल बनाता है, ब्रिज बनाता है, सेवा कार्य। सेवा को आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब अगली चीज़ें, 3 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। तो दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, वितरण। ठीक है, तो वितरण का मतलब आप समझ ही सकते हैं, वितरण क्या होता है। वितरण का मतलब होता है बांटना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लोगों के बीच में बांटना। अब आखिरी तीसरा पॉइंट हम लेते हैं। आप देख लीजिए, बोर्ड पे साफ साफ लिखा है। अब तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, अब हमारे पास वस्तु हो गई, सेवा हो गया, वितरण हो गया, तो किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? ये होगा उपभोगकर्ता के लिए। तो उपभोग होगा हमारा तीसरा जो होगा, ये होगा उपभोग। ठीक है, भगवान की कृपा से आज मैं कुछ साफ साफ लिख रहा हूँ। आप लोग पीछे के वीडियो जाके देखेंगे ना, तो चिल्हिया चिल्होर जैसे लिखता हूँ। ये थोड़ा मार्कर मोटा हो गया है लिखते लिखते, तो ये अच्छा हो गया। ठीक है, चलिए उपभोग के बारे में बात करेंगे। तो ये भी 2 प्रकार का हो जाएगा। एक हो जाएगा टिकाऊ और दूसरा हो जाएगा गैर टिकाऊ। गैर टिकाऊ। ठीक है, ये चीज़ आप वैसे ही अपने से समझ सकते हैं, आप लोग काफ़ी समझदार हैं। एक हो जाएगा टिकाऊ और एक हो जाएगा गैर टिकाऊ। तो टिकाऊ वस्तुओं की अगर बात करिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कुछ बताइए, बीच बीच में आप लोग मतलब अपने विचार भी बताइए कि और क्या क्या मैं इम्प्रूव करूं और किस तरह से आपको समझाऊं। क्या ये मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है या पहले वाले तरीके में जाऊं जिसमें मैं उछल कूद करता था बंदर की तरह। हालांकि मैं गधा हूं। अगर गधा वाला आप लोग मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। चैनल को जैसे ही आप खोलेंगे पहला वीडियो आपको प्रोमो के टाइप में दिख जाएगा। 80-90 लोगों ने उसको अभी तक देखा है। तो वो मैं कैरियर विल के ऑफिस पे गया था और वहाँ पे मौका मिला मुझे बात करने की, तो मैंने अपनी लाइफ की जर्नी बता दी। उसमें जितनी बातें कही गई हैं सारी की सारी 100% सत्य बातें हैं। तो उसको एक बार आप देखिएगा और थोड़ा सा मोटिवेट होइएगा कि ये अगर ऐसा हो सकता है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो टिकाऊ की बात करें और गैर टिकाऊ की बात करें तो टिकाऊ चीज़ वो होती है जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं। क्या करते हैं? जिसका उपयोग हम बार बार करते हैं। तो किन चीज़ों का हम उपयोग बार बार करते हैं? तो चलिए यहीं पे हम लोग जीवंत उदाहरण लेते हैं। जो हमारा NCF 2005 है वो कहता है कि पर्यावरण से अपने आसपास की चीज़ों के उदाहरण लीजिए। तो हम उदाहरण देखिए कैसे लेते हैं, चुटकी बजा के। ये बोर्ड है, इस बोर्ड को हम कितनी बार उपयोग कर सकते हैं? अभी हमने लिखा, मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर मिटाएंगे, फिर लिखेंगे, फिर मिटाएंगे, फिर लिखेंगे और फिर मिटाएंगे। तो ये क्या हो गया? बार 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 प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? टिकाऊ हो जाएगा। ये माइक लगा हुआ है, ये टी शर्ट है, ठीक है, ये मार्कर है, इनको मैं बार बार प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये चीज़ें टिकाऊ हो गई। टीवी की बात करें, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, हर वो चीज़ जिसको हम लोग बार बार यूज करते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं? टिकाऊ हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे गैर टिकाऊ की बात करेंगे। तो साथियों गैर टिकाऊ क्या होता है? तो आप भी समझ सकते हैं कि गैर टिकाऊ, बताइए क्या होगा गैर टिकाऊ? भाई टिकाऊ वो हो गया जिसको हम बार 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 प्रयोग कर रहे हैं
तो गैर टिकाऊ वो होगा जिसका प्रयोग हम सिर्फ केवल एक बार करेंगे। समझ में आया? जिसका प्रयोग हम केवल एक बार ही करेंगे वो हो जाएगा आपका गैर टिकाऊ। ठीक है, तो इसके अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो आप लोग वो काम रोज करते हैं, खाना खाते हैं। खाना खाते हैं ना, कुछ लोग हैं जो कह रहे होंगे कि हम खाना नहीं खाते हैं। अरे भैया, नहीं खाओगे तो कैसे काम चलेगा? तो खाना खाते हो तो खाना क्या बार बार खाते हो। बार बार का मतलब जैसे आपने आइसक्रीम ले, एक बार खाई, पेट में चली गई, पूरी आइसक्रीम गटक गए, 2 4 6 10 आइसक्रीम खा गए। किसी के शादी में गए हो, वहाँ पे आइसक्रीम का ठेला लगा हुआ है, चाउमीन बर्गर पिज्ज़ा लगा हुआ है, और खूब दे दनादन चापे जा रहे हो। ये नहीं जान रहे हो कि सुबह क्या होगा, लेकिन चापे जा रहे हो। जितना मिल रहा है फोकट का मिला है। दूसरे की शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने हो और खा पी के मस्त हो। ठीक है, तो गैर टिकाऊ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस खाने को आप एक बार खा ले रहे हैं उसको दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। वो दोबारा या तो आपके बाथरूम में यूज होगा या तो किसी के खेत में यूज होगा। तो ये तो रही हंसी मजाक की बात, लेकिन हंसी मजाक में आपने समझ लिया होगा, और मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि आप आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद ज़िंदगी में आप इस उपभोग की चीज़ को कभी नहीं भूल पाएंगे कि उपभोग 2 प्रकार का होता है, टिकाऊ और गैर टिकाऊ। टिकाऊ वो होता है जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं, गैर टिकाऊ वो होता है जिसको हम केवल एक बार उपयोग करते हैं, जैसे खाना को खाना, पानी पीना। ठीक है, तो ये गैर टिकाऊ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मांग का नियम किसने दिया है? मांग का नियम किसने दिया है? मांग का नियम किसने दिया है? मांग मतलब होता है डिमांड। डिमांड डिमांड करते हैं आप लोग घर पे ना कि मुझे स्कूटी चाहिए। लड़कियां कहती हैं कि मैं अब साइकिल या बस से नहीं जाऊंगी, मैं स्कूटी से जाऊंगी। तो आप अपने माता पिता, भाई से, चाचा से डिमांड करती हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये वाला ही सूट चाहिए। लड़के क्या है, मुझे ये वाला सेंट चाहिए, मुझे ये वाली बाइक चाहिए, मुझे ये ही चाहिए, यही चाहिए। तो ये हो गया मांग, यानी डिमांड। क्या हो गया? मांग। मांग को इंग्लिश में डिमांड कहते हैं। ठीक है, और मांग के नियम को इंग्लिश में लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या कहते हैं? लॉ ऑफ डिमांड। और इस सिद्धांत को दिया है मार्शल महोदय ने दिया है। किसने दिया है? मार्शल महोदय ने दिया है। ठीक है, इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। शादी ब्याह में अब तो दिखाई नहीं देती है। कौन नहीं दिखाई देती है? मार्शल। क्या सोचे आप? मार्शल नहीं दिखाई देती है, उसकी जगह पर आज आपको बोलेरो और स्कॉर्पियो दिखाई देती है। तो मार्शल एक गाड़ी हुआ करती थी, अब भी दिखाई देती होगी कहीं कहीं पे, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से नहीं देखा। एक गाड़ी हुआ करती थी मार्शल, और एक समय में उसकी मांग बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। शादी ब्याह के लिए बड़े चक्के की गाड़ी हुआ करती थी, और उसके लिए मांग बहुत ज़्यादा थी। शादी ब्याह में लगन के टाइम में गाड़ियाँ मिलती नहीं थी, मार्शल नहीं मिलती थी। तो इससे आप इसको रिलेट करके मांग मार्शल, मार्शल की मांग बहुत ज़्यादा होती थी। तो आप याद हो जाएगा आपको ना, याद हो जाएगा
कि और कोई जुगाड़ ढूंढा जाए। मांग का जो नियम है इसको मार्शल ने दिया है। तो आपको याद हो गया, लिख लीजिए, फटाक से लिखिए। अब हम बात करेंगे परिभाषा की। अब हम बात करेंगे परिभाषा की, और हमारे पास जगह नहीं दिख रहा है, फिर भी इसी में मैं खिचिर फिचिर करने की कोशिश करूंगा। परिभाषा दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, हालांकि मैंने टेढ़ा लिखा हुआ है परिभाषा को। तो चलिए परिभाषा देखते हैं क्या है। हम परिभाषा देखेंगे श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की, ठीक है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन की परिभाषा किसकी हम लिख रहे हैं? अर्थशास्त्र की, ठीक है, अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा जान जी कहती हैं, श्रीमती जान कहती हैं, मेरी जान नहीं, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन कहती हैं कि सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति ही, सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति ही क्या कहलाता है? सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र कहलाता है। आप लोग लिख लेंगे या लिखना पड़ेगा? लिख दे रहे हैं, हम ही लिख दे रहे हैं। आप लोग कितना लिखेंगे वो तो मुझे पता है। असीमित संसाधन के बीच में, सीमित संसाधन के बीच में, सीमित कैसे लिखेंगे? सीमित, चलिए आप देख लीजिएगा जो भी होगा। सीमित, मात्रा की गलती बहुत गड़बड़ होती है। सीमित कैसे लिखेंगे भाई? चलिए मैं ऐसे लगा दे रहा हूँ, सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना, ठीक है, सीमित संसाधन के बीच में असीमित आवश्यकता की पूर्ति करना, ठीक है, असीमित आवश्यकता, आप लोग, मैं बोल रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, आवश्यकता करना ही अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थव्यवस्था कहलाती है, ठीक है, क्या होती है? कहलाती है, ठीक है। इसको दिया किसने है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। अब श्रीमती कैसे लिखेंगे? आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने दिया है। किसने दिया है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, ठीक है। तो ये हो गई अर्थशास्त्र की परिभाषा। बोर तो नहीं हो रहे हैं? बहुत धीरे पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपके वीडियो के ऊपर एक ऐसे कॉलम होगा, इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे स्पीड बढ़ाने के लिए देगा, तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख लीजिए। जिनके पास समय नहीं है तो स्पीड बढ़ा के देख लीजिए फटाक से, क्या दिक्कत है? मुझे आराम से पढ़ाने दीजिए, भागना थोड़े है। जिनको भागना है वो फटाक से वीडियो को स्पीड में बढ़ाए, या तो वीडियो छोड़ के चले जाओ यार, क्या करोगे पढ़ के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। असीमित संसाधन के बीच में, मतलब असीमित का मतलब होता है साथियों कि कम संसाधन है और उसके बीच में आपने ढेर सारी कामों को कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र। मतलब जो महिलाएं होती हैं घर में, उनको अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा
मैं तो वो मानता हूँ, क्या कहते हैं, विद्वान मानता हूँ। क्योंकि उनका सिस्टम क्या है कि महीने के 10 दिन, जब मान लीजिए तनख्वाह जिनके घर में आती होगी, सैलरी आती होगी, तो जब सैलरी आती है तो 10 दिन तक खूब उड़ाएंगे, ठीक है। हाँ, आप ही लोग, महिलाएं, लड़कियां, औरतें खूब पैसा उड़ाएंगी पति देव का। 10 दिन के बाद सैलरी 60% गायब, 15 दिन के बाद 75% गायब, 25 दिन के बाद 99% गायब, और उस 1% में वो 5 दिन ऐसा खर्चा चलाती हैं कि वो 1% बच जाता है। 5 दिन में कोई खर्चा नहीं होता है। 10 दिन तक पनीर खाती हैं, अगले 10 दिन तक थोड़ा उससे हल्का खाती हैं, और अगले 5 दिन तक उससे हल्का, और अगले 5 दिन तक पानी वाली दाल खाते हैं। मतलब मैनेज कर देती हैं। असीमित संसाधन में सीमित संसाधन में असीमित योजनाओं की पूर्ति कर देना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये रही मोटी मोटी बातें। कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जिन्हें मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, तो उनको आप लोग एक बार लिख लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरत है। क्वेश्चन आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है। तो आप लिखेंगे जब क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, तो आप लिखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या है? एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ये आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिएगा जरूर, जो मैंने पीछे पढ़ाया उसमें से शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये जो अभी मैं 4-5 क्वेश्चन लिखवाऊंगा इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था PPP मॉडल पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पे आधी भी आ गई है और मेरे स्टूडियो में तूफान आ गया है सच में, ठीक है। तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में PPP मॉडल पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे चीज़ों पर आधारित है? PPP मॉडल पर आधारित है। आप लोग सुने होंगे ना कि एक बार सरकार कह रही थी कि स्कूलों को PPP मॉडल पे कर देंगे, तो इसी को कहते हैं आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। लिख दें, पब्लिक बहुत जोरदार तूफान आया भाई। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। देखिए लाइट भी चली गई। तो चलिए कल वाले वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। कल वाले वीडियो में ये क्वेश्चन करवा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आप लोग रेगुलर इस सीरीज को आप लोग देखिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।